Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of स्थापना we are discussing the subject of medieval history और आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ इंडिया इन द लेट 18th सेंचुरी. ऑलराइट, सो अभी तक हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है और इंडिया इन लेट 18th सेंचुरी वाला टॉपिक हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो आफ्टर द मराठास, जो 18th सेंचुरी में मराठास जो थे उनका एम्पायर जो है डिक्लाइन होने लग गया था. ठीक है, तो उस टाइम पर जो है बहुत सारे जो इंडियन स्टेट्स थे वहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर नहीं थी बिकॉज मुगल्स का जो स्ट्रॉन्ग रूलर था औरंगजेब, ही ऑल्सो डाइड. उसके बाद जो मराठास की स्ट्रॉन्ग पावर थी, जो स्ट्रॉन्ग पेशवास थे वो भी ख़त्म हो गए थे. तो बाद के जो बचे हुए रूलर्स थे वो सारे वीक थे, इसलिए बहुत सारी जो किंगडम्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट डायनेस्टीज़ जो हैं इंडिया में हो गई थी और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग रूलर्स का रूल था. सो इसलिए उस सारी सिचुएशन को हम देखेंगे इस वाले टॉपिक के अंदर. उसके बाद फिर यूरोपियंस जब आए थे उन्होंने इंडिया को जो है एक तरीके से यूनिफाई किया, लेकिन उससे पहले क्या सर्कमस्टेंस थी वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. But before starting this topic, let me tell you that current affairs are also a very important part, especially for the UPSC prelims, and जिसके लिए we also provide you a lot of free initiatives. और वी हैव स्टार्टेड अ अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज जो कि हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट की थी, विच हैव 10 फुल लेंथ टेस्ट. और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, एंड क्वेश्चन के साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड यू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जिससे कि आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. एंड वी गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स ऑन दैट एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दैट्स वाई वी स्टार्टेड द बैच 2 ऑफ अभ्यास करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं और इससे भी आप पास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं. सो यू कैन चूज बिटवीन बैच 1 एंड बैच 2 अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस. एंड फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द टेस्ट सीरीज यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है जो सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स थे इंडिया में उनका राइज हुआ. तो मुगल एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जो है दैट इज़ द वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे सेमी ऑटोनॉमस स्टेट्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ. तो उनको हम एक एक करके देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ अवध. सो जो अवध है वहाँ पर सादत खान ने अपना ऑटोनॉमी, अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश कर लिया था. एंड व्हाट वाज द नेम, मेन एक्चुअल नेम ऑफ द सादत खान, इट वाज मीर मोहम्मद आमीन. तो ये नाम और इन्होंने क्या क्या किया था ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है. सो ही वॉज अ शिया फ्रॉम पर्शिया. तो सादत खान वॉज पर्शियन एंड हैड बीन अपॉइंटेड एज अ फौजदार ऑफ बयाना इनिशियली. तो पहले उसको बयाना का फौजदार अपॉइंट किया गया और बाद में ही ज्वाइन द ईरानी ग्रुप इन द मुगल कोर्ट एंड असिस्टेड इन डिस्ट्रॉइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद ब्रदर्स. ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद जो मुगल एम्परर मोहम्मद शाह थे उस टाइम पर, ये भी ध्यान रखना है कि सादत खान के टाइम पर कौन था मुगल एम्परर, मोहम्मद शाह, जिससे कि आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि अवध में कौन रूल कर रहा था, लेकिन जो मेन सेंटर था यानी दिल्ली में कौन मुगल एम्परर था. ऑलराइट, सो मोहम्मद शाह वाज द मुगल एम्परर एंड ही ग्रांटेड हिम द मनसब ऑफ 5000 जट्स. बाद में इसको इंक्रीज करके 7000 कर दिया गया और सादत खान को एक टाइटल दिया गया विच वॉज बुरहान उल मुल्क. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि बुरहान उल मुल्क किसको दिया गया, सादत खान को. उसके बाद 1720 में उसको आगरा का सूबेदार भी बना दिया गया. उसके बाद ही वॉज ट्रांसफर टू अवध 2 years लेटर, मीन्स 1722 से अगर हम पढ़ें अवध के बारे में. सो सादत खान ने 1722 से अवध पे रूल करना शुरू किया था. उसके बाद 1739 में मोहम्मद शाह ने उसको दिल्ली बुलाया, किस लिए, टू फाइट अगेंस्ट नादिर शाह. तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी इस लेक्चर में. सो नादिर शाह अटैक्ड ओवर इंडिया और उसी से लड़ने के लिए मोहम्मद शाह ने सादत खान को बुलाया. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है बिकॉज सादत खान इन्वाइटेड नादिर शाह टू इन्वेड दिल्ली सो दैट मोहम्मद शाह की जो पावर है वो उसको डिस्ट्रॉय कर दे और जो सादत खान है वो अपनी ऑटोनॉमी इस्टेब्लिश कर ले. दिस वॉज द प्लान ऑफ सादत खान. लेकिन ये जो है उस पर ही उल्टा पड़ गया. उसने नादिर शाह को बोला था कि आई विल पे यू रैंसम इफ़ यू अटैक ओवर द दिल्ली, लेकिन वो जो रैंसम है वो पे नहीं कर पाया और इसी की वजह से नादिर शाह ने सादत खान को प्रिजनर बना लिया. तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है. सो सादत खान ने बाद में 1739 में सुसाइड कर ली व्हेन ही वाज द प्रिजनर ऑफ नादिर शाह. बट बिफोर डेथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, ही हैड कन्वर्टेड अवध इनटू एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट. तो इससे हम क्या देखते हैं कि सादत खान का मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था कि उसने अवध को जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था, इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट.
और सादत खान के बाद फिर हिज नेफ्यू सफदरजंग बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ द अवध। तो ये जो टाइमलाइन है कि सबसे पहले कौन रूलर था, उसके बाद कौन आया, ये आपको ध्यान रखनी है, सो दैट आपके दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट हो जानी चाहिए, और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उस टाइम पर मुगल एम्परर कौन था, अहमद शाह। तो सादत खान के टाइम पर था मोहम्मद शाह, एंड देन सफदरजंग के टाइम पर कौन था, अहमद शाह, एंड ही अपॉइंटेड हिम एज वजीर एंड गेव हिम द एरिया ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, प्योर फैक्ट है, आपको ध्यान रखने हैं। और सफदरजंग को क्या टाइटल दिया गया, नवाब वजीर ऑफ अवध। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 1754 में ही डाइड आफ्टर एन अनसक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू इंपीरियल फोर्सेस विच मीन्स ब्रिटिश फोर्सेस। देन सफदरजंग के बाद सफदरजंग सन शुजा-उद-दौला सक्सीडेड हिम टू द थ्रोन, और उसको भी जो मुगल एम्पायर था, मुगल एम्परर जो था, उसने उसको भी वजीर नॉमिनेट किया। लेकिन जो शुजा-उद-दौला है, ही साइडेड विद द अहमद शाह अब्दाली इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जब मैंने आपको मराठास के बारे में पढ़ाया था, तो वहीं पर मैंने आपको बताया था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। तो इन दोनों में से शुजा-उद-दौला जो है उसने अहमद शाह अब्दाली की साइड ली थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जिसके बारे में हम अभी बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। एंड लेटर ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ बक्सर दोनों में पार्टिसिपेट किया था शुजा-उद-दौला ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बट ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ बक्सर एंड देन ही डाइड इन 1775। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है मेन रूलर्स थे उस टाइम पर अवध के। उसके बाद 1801 में नवाब ऑफ अवध जो था उस टाइम पर, ही फाइनली एंटर्ड इनटू अ सब्सिडरी अलायंस विद लॉर्ड वेलेस्ली, जिसके बारे में मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया था। और बाद में 1856 में अवध वॉज मर्ज्ड विद द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो ये जो टाइमलाइन है आपके दिमाग में स्टैब्लिश हो जानी चाहिए कि किस तरीके से जो है अवध के रूलर्स थे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब दूसरा जो स्टेट था दैट वाज बंगाल। सो बंगाल वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर, इसलिए जो बंगाल का सूबेदार होता था उसको एम्परर खुद अपॉइंट करता था, ठीक है। सो 1700 में मुर्शीद कुली खान ऑफ बंगाल बिकेम द दीवान ऑफ बंगाल। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि तभी तक वो सिर्फ दीवान था बंगाल का, कौन, मुर्शीद कुली खान। उसके बाद 1707 में व्हेन औरंगजेब डाइड, तो उसने क्या किया, अपना जो बेस था ही शिफ्टेड फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। सो ढाका इज इन बांग्लादेश राइट नाउ। सो ढाका से मुर्शिदाबाद को उसने अपना बेस शिफ्ट कर लिया। एंड फ्यू ईयर्स लेटर ही वॉज अपॉइंटेड एज सूबेदार ऑफ उड़ीसा एज वेल, सूबेदार ऑफ बंगाल। एंड इन 1719 ही ऑल्सो गेन द दीवानी ऑफ उड़ीसा। सो जो मुर्शीद कुली खान था उसके बाद क्या था, दीवानी ऑफ बंगाल थी प्लस उड़ीसा, ठीक है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आफ्टर मुर्शीद कुली खान हिज सन इन लॉ शुजाउद्दीन केम एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा एज मुर्शीद कुली खान वॉज। और 1733 में शुजाउद्दीन को बिहार की भी दीवानी दे दी गई। सो अब शुजाउद्दीन के पास क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी के राइट्स थे। और फिर शुजाउद्दीन के बाद आता है उसका सन सरफराज खान एंड ही अज्यूम द चार्ज ऑफ द प्रोविंस। बट उसके टाइम पर क्या हुआ, 1740 में जो डेप्यूटी गवर्नर था बिहार का जिसका नाम था अली वर्दी खान, ही रिबेल्ड अगेंस्ट द सरफराज खान, और उसने ही फिर पावर को भी अपने सीज कर लिया जो कि सरफराज खान के पास थी, बाय पुटिंग हिम टू डेथ। तो अब सरफराज खान के बाद कौन आया, अली वर्दी खान बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल। और इसी के टाइम पर मराठास कंटिन्यूसली अटैक्ड बंगाल, forcing him to treaty under which अली वर्दी खान agreed to pay an annual चौथ। जब मैंने आपको मराठास के बारे में पढ़ाया था तो वही मैंने आपको बताया था कि मराठास ने जो है बंगाल और बिहार वाले एरिया पर अटैक किया था और वहाँ के रूलर से उन्होंने एक ट्रीटी की थी जिससे कि वो उसको चौथ देंगे। चौथ मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो उस टाइम पर मैंने सिर्फ आपके साथ यही डिस्कस किया था, लेकिन इस टाइम पर रूलर कौन था बंगाल और बिहार का, इट वॉज अली वर्दी खान। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है, सारी चीज़ों को। तो ये वाला जो चैप्टर है हमने अभी तक प्रीवियसली मेडिवल हिस्ट्री में जो भी पढ़ा है उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करता हुआ ये चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से ही टाइमलाइन बनेगी आपके दिमाग में और फिर आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर कोई भी क्वेश्चन फिर पूछा जाता है। Then after Ali Vardi Khan, his grandson Mirza Muhammad Siraj-ud-Daulah became the Nawab of Bengal. बट सिराज-उद-दौला के टाइम पर क्या हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, यानी सिराज-उद-दौला फॉट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी अंडर लॉर्ड क्लाइव। तो इसलिए इसका जो टाइम पीरियड है वो इसमें एक फेमस बैटल हुई थी, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। ये चीज़ आपको
ध्यान रखनी है, इसी टाइप की क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछती है। अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। सो निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ जो है, दिस पर्सन फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। बट इज ओरिजिनल नेम वॉज चिन कुलिच खान। सो चिन कुलिच खान के नाम से ही ज़्यादा इसको हिस्ट्री में जाना जाता है। सो चिन कुलिच खान वॉज द वन हु फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724। उसके बाद 1722 से 1724 तक उसने क्या किया था, ही सर्व्ड एज द वजीर ऑफ द मुगल एम्परर। तो पहले वो वजीर था मुगल एम्पायर में, लेकिन जो किंग था उससे डिफरेंसेस की वजह से ही रिटर्न टू द डेक्कन एरिया, और वहाँ पर उसने आसफ जाही डायनेस्टी की फाउंडेशन की। कहाँ पर, इंडिया में। तो आसफ जाही डायनेस्टी जो थी वो पहले से भी फाउंडेड थी बट आउटसाइड द इंडिया, लेकिन इंडिया में इस डायनेस्टी की फाउंडेशन की निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने, कब, 1724 में। और वहाँ पर से ही एडमिनिस्ट्रेट द स्टेट एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। तो आसफ जाह की डेथ के बाद नसीर जंग, मुजफ्फर जंग और सालर जंग, इस तरीके के रूलर्स आए। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए पढ़ना कि उनकी रेन में क्या हुआ। 1798 में क्या हुआ, हैदराबाद एंटर्ड इनटू अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी। तो अब हैदराबाद भी जो है सब्सिडरी अलायंस में आ गया। तो इस तरीके से हैदराबाद वाले स्टेट के जो रूलर्स थे दैट ऑल्सो एंडेड। अब हम देखेंगे मैसूर के बारे में। तो मैसूर वाला जो एरिया है वहाँ पर पहले कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन विजयनगर एम्पायर के डाउनफॉल के बाद इन 1565 जो वोडेयर डायनेस्टी थी दैट स्टार्टेड रूलिंग ओवर मैसूर। लेकिन 1761 में क्या हुआ, बहुत सारे जो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो रूलर होता था और उसके साथ साथ जो नोबल्स होते थे उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा वॉर्स हो रही थी उस टाइम पर। तो इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए एक आर्मी कमांडर जिसका नाम क्या था, हैदर अली। सो ही स्टैब्लिश्ड हिज डिफेक्टो अथॉरिटी ओवर द किंगडम। तो हैदर अली वॉज दी आर्मी कमांडर इन दी वोडेयर डायनेस्टी। लेकिन बहुत ज़्यादा वॉर्स की वजह से उसने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया एंड ही बिकेम द किंग ऑफ मैसूर और रूलर ऑफ मैसूर। और उसी की उसने अपनी आर्मी की वजह से हैदर अली एक्सपेंडेड दी टेरिटरीज ऑफ मैसूर। तो जो आर्मी थी, हैदर अली ट्रेंड हिज आर्मी ऑन द लाइन्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो जो उसकी आर्मी थी दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये पॉइंट नोट करने वाला है। और उसी की हेल्प से उसने जो है मैसूर की टेरिटरीज को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। सो अगर हम मैसूर के बारे में पढ़ते हैं तो मैसूर जब हैदर अली और उसका जो सन था टीपू सुल्तान, उन दोनों के टाइम पर जो है 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मैसूर वाले स्टेट से तो जनरली दे आर फ्रॉम दी एंग्लो मैसूर वॉर। सो पहली एंग्लो मैसूर वॉर कब हुई थी, 1767 से 1769 के बीच में। इसका रीज़न क्या था कि जो हैदर अली था उसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी बिल्ड कर ली थी, और जो साउथ के रीजन्स थे जैसे बिदनूर, कैनरा, सेरा, मालाबार और सुंदा, इनको एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हैदर अली की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। साथ साथ उसने जो है फ्रेंच का सपोर्ट भी लिया था। जो उस टाइम पर फ्रेंच पावर्स भी थी इंडिया में, वो अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए उसने फ्रेंच का भी सपोर्ट लिया। और इसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे दे बिकेम वेरी अलार्म्ड, क्योंकि किसी और रूलर की पावर बढ़ रही थी। सो इसी वजह से जो है जो ब्रिटिशर्स थे और जो मैसूर का एरिया था अंडर हैदर अली, उन दोनों के बीच वॉर हुई। और इसमें क्या हुआ, द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द मराठास एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो ब्रिटिश के साथ साथ कौन थे, मराठास थे, एज वेल एज हैदराबाद का जो निज़ाम था, ये दोनों पावर्स ब्रिटिश के साथ साथ थी। दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मैसूर, बट हैदर अली वॉज एबल टू ब्रिंग द मराठास एंड निज़ाम टू हिज साइड विद स्किलफुल डिप्लोमेसी। तो बाद में मराठास और निज़ाम जो है वो हैदर अली के साथ ही हो गए थे। बट द ब्रिटिश अंडर जनरल स्मिथ डिफीटेड अली इन 1767। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में क्या हुआ कि जो हैदर अली है ही वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश एंड देन हिज सन टीपू सुल्तान एडवांस टुवर्ड्स मद्रास अगेंस्ट द इंग्लिश। लेकिन ये वॉर जो है वो एंड कैसे हुई, 1769 में हुई। कैसे हुई, बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सारी एंग्लो मैसूर वॉर्स हैं वो एंड किससे हुई थी, कुछ किसी ट्रीटी से हुई थी जो कि एक स्पेसिफिक किसी नाम पर है। जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर ट्रीटी ऑफ मद्रास से एंड हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1780 से 84 के बीच में।
इसका रीज़न क्या था कि जो मराठास थे उन्होंने मैसूर पर अटैक कर दिया था 1771 में। तो जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी उसमें एक पॉइंट था कि अब से जो भी अटैक करेगा हैदर अली पे या फिर मैसूर पे, तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो मैसूर का सपोर्ट करेंगे। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का जो कॉज है वो यही बना, क्योंकि मराठास जो हैं उन्होंने 1771 में मैसूर पर अटैक कर दिया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास को ऑनर करने के लिए रिफ्यूज़ कर दिया, यानी उन्होंने हैदर अली को सपोर्ट नहीं दिया। ठीक है, इसी की वजह से बहुत सारी जो हैदर अली की टेरिटरीज हैं दे वर टेकन बाय द मराठास, और इसी की वजह से हैदर अली गॉट वेरी एंगर्ड एंड व्हेन द इंग्लिश अटैक्ड माहे विच वाज अ फ्रेंच पोजीशन अंडर हैदर अली डोमिनियन। तो मराठास ने तो अटैक कर ही दिया, जिसकी वजह से हैदर अली की बहुत सारी टेरिटरी चली गई। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने माहे पर अटैक कर दिया था, जो कि हैदर अली की डोमिनियन में था। तो इसी वजह से जो है ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन द इंग्लिश इन 1780। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1780 में, और इसमें हैदर अली फोर्स्ड इन अलायंस विद द निज़ाम एंड मराठास। निज़ाम और मराठास के बाद फिर से हैदर अली ने अलायंस बना ली एंड डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेज इन आरकोट। तो जो पहली एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसमें ब्रिटिशर्स वर दी विनर्स, यानी हैदर अली को डिफीट किया गया था। लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो है हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश फोर्सेज, कहाँ पर, आरकोट में। और इसी वॉर में जो है हैदर अली डाइड इन 1782, और इसके बाद जो वॉर है दैट वाज कंटिन्यूड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली क्या है कि हैदर अली कौन सी बैटल में ही डाइड इन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। उसके बाद इस वॉर का रिजल्ट क्या हुआ, एज पर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बोथ पार्टीज अग्रीड टू रिटर्न द कैप्चर्ड टेरिटरीज। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। देन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1786 से 1792 के बीच में। इसका रीज़न क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया था, और इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठास फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगे एंड दे यूज टू अटैक ऑन मैसूर। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी। इसी की वजह से ही ऑल्सो रिफ्यूज टू फ्री द इंग्लिश प्रिजनर्स टेकन ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो जो टीपू सुल्तान था उसने वॉर के टाइम पर बहुत सारे इंग्लिश प्रिजनर्स को जो है जो पीपल थे और जो आर्मी थी उसको प्रिजनर बना लिया था। एंड एज पर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, हमने अभी पढ़ा, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर क्या थी कि जो भी प्रिजनर्स थे एज वेल टेरिटरीज थी जो वॉर के टाइम पर कैप्चर की गई थी उनको बोथ पार्टीज अग्रीड टू रिटर्न। लेकिन ये जो है ट्रीटी को टीपू सुल्तान ने माना नहीं और उसने इंग्लिश प्रिजनर्स को फ्री नहीं किया। तो ये एक कॉज बना थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का। और इस टाइम पर टीपू डिक्लेयर्ड वॉर ऑन ट्रवनकोर इन 1789। ये सारे रीजन और कौन सा रूलर था इस टाइम पर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सो ट्रवनकोर वॉज अ फ्रेंडली स्टेट ऑफ द ब्रिटिश। और उसके बाद 1790 में जब टीपू सुल्तान ने ट्रवनकोर पे वॉर डिक्लेयर कर दी, तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उस टाइम पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, ही डिक्लेयर्ड वॉर ऑन टीपू एंड टीपू वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द वॉर एंड हिज फोर्सेज हैड टू रिट्रीट। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि दिस वॉर एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम इन 1792। ये सारी ट्रीटी जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग टीपू हैड टू सीड हाफ ऑफ हिज किंगडम टू द इंग्लिश, इंक्लूडिंग द एरियाज मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग एंड बारामहल। तो इस तरीके से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुई। देन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1799 में। इसका रीज़न क्या था कि जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम हुई थी जिसकी वजह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को एंड किया गया, दैट फेल टू ब्रिंग पीस बिटवीन द टीपू एंड द इंग्लिश। और उसके साथ साथ टीपू सुल्तान जो है ही ऑल्सो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। तो जो मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी अलायंस जिसकी वजह से जो और सारे स्टेट हैं वो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ शामिल हो रहे थे, तो उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। सो दिस बिकेम वन ऑफ द कॉज ऑफ द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। सो इस वॉर में क्या हुआ, मैसूर वॉज अटैक्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। तो जो मराठास थे और जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद था दे ऑल्सो इन्वेडेड मैसूर एट दैट टाइम, और साथ में ब्रिटिशर्स ने भी अटैक कर दिया। और इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स सिक्योर्ड अ डिसाइसिव विक्ट्री एट द बैटल ऑफ सेरिंगपटम। तो जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है उसको बैटल ऑफ सेरिंगपटम बोला जाता है, जो कि 1799 में हुई थी। और इस बैटल में टीपू सुल्तान डाइड वाइल डिफेंडिंग द सिटी। सो टीपू सुल्तान डाइड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक तो जो टीपू सुल्तान की टेरिटरी थी यानी जो मैसूर वाला एरिया था दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद।
एज वेल एज जो कोर एरिया था सेरिंगपट्टम और मैसूर वाला, दैट वाज रीस्टेट टू द वोडेयर डायनेस्टी। तो जो हैदर अली से पहले जो वोडेयर डायनेस्टी रूल करती थी उस टाइम पर, तो जो मेन कोर एरियाज हैं वो उसी को ही रिस्टोर कर दिए गए, हु हैड बीन रूलिंग मैसूर बिफोर हैदर अली। और जो मैसूर है दैट वाज एंटर्ड इनटू अ सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश, एंड द किंगडम ऑफ मैसूर रिमेन्ड अ प्रिंसली स्टेट नॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश अंटिल 1947। तो जो मैसूर की जो किंगडम है वो प्रिंसली स्टेट ही रही थी, कब तक? 1947 तक। और 1947 में इट चोज टू ज्वाइन द इंडियन यूनियन व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। सो जो मैसूर वाला स्टेट है उसमें इस तरीके से हुआ, ये सारी टाइमलाइन आपको ध्यान रहनी है। देन अब हम राजपूत स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई थी, उसके बाद राजपूत जो है उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली टू री एस्टैब्लिश देयर इंडिपेंडेंस। तो जो उस टाइम पर दो मेजर किंगडम्स थी राजपूताना में, फर्स्ट वॉज मारवाड़ जो कि जोधपुर वाला एरिया है, एंड सेकेंड इज आमेर विच इज जयपुर वाला एरिया। तो जो रूलर ऑफ मारवाड़ था विच वॉज राजा अजीत सिंह, उसने क्या किया? ही मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन। तो औरंगजेब की डेथ के बाद जो है मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, और कौन थ्रोन पे बैठेगा इसके लिए भी बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी। तो इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर राजा अजीत सिंह जो है ही रिगेन कंट्रोल ऑफ मारवाड़। लेकिन 1714 में क्या हुआ? हुसैन अली हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ द मुगल फोर्सेस, ही अटैक्ड ओवर द जोधपुर, और उसने जो है अजीत सिंह को फोर्स किया इन अ पीस ट्रीटी बाय मैरिंग वन ऑफ हिज डॉटर्स विद फरूख सियार। तो फरूख सियार वाज द रूलर ऑफ एट दैट टाइम ऑफ मीन्स ही वाज द मुगल एम्परर ऑफ दैट टाइम। और अजीत सिंह को जो है अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी विद फरूख सियार, और इस तरीके से जो है मारवाड़ और जो मुगल एम्पायर है उसके बीच पीस स्टैब्लिश हुआ। देन रूलर ऑफ आमेर जो था उस टाइम पर वो था सवाई जयसिंह। सो ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ कीपिंग हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ फरूख सियार। इसीलिए जो है 1721 में ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ आगरा, और बाद में उसको फिर गुजरात को एडमिनिस्टर करने का भी चार्ज दे दिया गया। देन सवाई जयसिंह जो है उसकी जो है जो आर्किटेक्चर और किस तरीके से उसने सिटीज़ को डेवलप किया था, इस चीज़ के लिए ही इज़ मोर फेमस देन दी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। सो सवाई जयसिंह बिल्ड दी सिटी एंड फोर्ट ऑफ जयपुर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड देन ही मेड इट इज़ कैपिटल। उसके बाद उसने 5 ऑब्जर्वेटरीज को भी बिल्ड किया था टू स्टडी एस्ट्रोनॉमी, और जैसे यूक्लिड्स एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के भी बहुत सारे वर्क्स जो हैं उसको भी उसने संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया था। सो जो सवाई जयसिंह का जो एप्टीट्यूड था वो बोल सकते हैं वो ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड था, और किस तरीके से जो है सोसाइटी को डेवलप किया जाए, तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पे उसका ज़्यादा ध्यान नहीं था। ठीक है, सो इस तरीके से राजपूत जो थे उन्होंने राजपूताना पे कंट्रोल किया था एंड द एरियाज अराउंड दिल्ली इन द 18th सेंचुरी। लेकिन वो जो है अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट नहीं कर पाए थे, और इसी की वजह से पॉलिटिकली उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, और बाद में इसी वजह से जो है मराठास ने उन पर अटैक किया था, जिसके बारे में जब मैंने आपको मराठा एम्पायर के बारे में पढ़ाया था तभी एक्सप्लेन किया था। सो दीज वर द सिचुएशन ऑफ राजपूत स्टेट्स। अब मैंने आपको बताया था कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली 2 मेन इन्वेजन हुए थे इस टाइम पर, तो उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो मोहम्मद शाह के टाइम पर जो पर्शियन रूलर था दैट इज नादिर शाह, ही इन्वेडेड ओवर इंडिया। सो हिज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था कि ही कंट्रीब्यूटेड इन आउस्टिंग द अफगान्स फ्रॉम पर्शिया। तो पर्शिया में जो अफगान्स थे उसको उन्होंने पर्शिया से भगाया था। इसी की वजह से जो रूलर था पर्शिया का, ही वॉज सो ग्रेटफुल कि उसने जो है अपनी किंगडम का कुछ पार्ट जो है नादिर शाह को दे दिया। उसके बाद 1736 में व्हेन सफाविद रूलर्स डाइड, ही बिकेम द रूलर ऑफ एंटायर पर्शिया। ठीक है, और उसने फिर वहाँ से टाइटल लिया शाह का, जो नादिर शाह उसको बोला जाता है, वो उसने तभी लिया था कि व्हेन ही बिकेम द रूलर ऑफ एंटायर पर्शिया, एंड आफ्टर बिकमिंग किंग ही थॉट ऑफ एक्सपेंडिंग हिज टेरिटरी। इसलिए 1739 में अ फियर्स बिटवीन द आर्मीज ऑफ नादिर शाह एंड मुगल एम्पायर एट करनाल। सो करनाल पर नादिर शाह और मुगल एम्पायर में फाइट हुई। कब हुई? 1739 में। तो नादिर शाह ने जो है दिल्ली के ऊपर कब कंट्रोल स्टैब्लिश किया? 1739 में। एंड दिस बैटल लास्टेड जस्ट फॉर 3 years। और इसी बैटल में जो मैंने आपको पढ़ाया था, अवध का जो रूलर था सादत खान, उसको अरेस्ट कर लिया गया था, एंड निज़ामुल मुल्क एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद नादिर शाह अंडर विच मुगल एम्परर वाज
रिक्वायर्ड टू पे अ कंपनसेशन ऑफ 50 लाख रुपीज टू नादिर शाह। तो इसमें एक ट्रीटी हुई कि नादिर शाह जो है वो मुगल एम्परर की पोजीशन जो है फिर से रिस्टोर कर देगा दिल्ली के ऊपर, लेकिन इसके बदले में क्या करना पड़ेगा, मुगल एम्परर हैज़ टू पे कंपनसेशन ऑफ 50 लाख रुपीज टू नादिर शाह। और इसी इन्वेजन की वजह से जो है मुगल एम्पायर की पूरी प्रेस्टिज जो है शैटर हो गई थी, उसकी जो वीकनेस है वो सबके सामने आ गई थी। और इसी की वजह से जो मुगल एम्पायर का जो रिवर इंदस से वेस्ट वाला जो पोर्शन था दैट वाज आल्सो लॉस्ट टू नादिर शाह इंक्लूडिंग कश्मीर एंड सिंध। तो ये वाला एरिया जो है वो मुगल एम्पायर से लूज हो गया था, लॉस में चला गया था, और वो किसने इन्वेड कर लिया था, नादिर शाह ने। अब हम पढ़ेंगे अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बारे में। सो नादिर शाह वाज असैसिनेटेड इन 1747 और इसी की वजह से अहमद शाह अब्दाली बिकेम द रूलर ऑफ कांधार, और बाद में उसने फिर काबुल वाले एरिया को भी कॉन्कर कर लिया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन अफगानिस्तान, अब्दाली ने जो है इंडिया पे अटैक करने की सोचा, और उसने जो पहला इन्वेजन किया इंडिया में वो किया था पंजाब वाले एरिया पे, कब, 1748 में। तो अहमद शाह अब्दाली जो है उसने 5 अटैक्स किए थे इंडिया पे। तो पहला किया था 1748 में, उसके बाद दूसरा अटैक किया 1749 में, जिसमें कि उसने मोइनुल मुल्क को डिफीट किया था। और इस अटैक के बाद ही रिटर्न आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग 14,000 रुपीज एज एनुअल ट्रिब्यूट। उसके बाद थर्ड अटैक किया पंजाब पर ही 1752 में, और इस अटैक में ही कैप्चर्ड सिंध वाइल रीअफर्मिंग हिज सुज़रैनिटी ओवर पंजाब। उसके बाद फोर्थ अटैक किया 1756 में, इसमें क्या हुआ, ही मार्च्ड अप टू दिल्ली, और उसके बाद मथुरा और आगरा वाला जो पूरी इंडियन टेरिटरीज थी ही ऑल्सो लूटेड देम। तो किस पर्टिकुलर अटैक कौन से टाइम पीरियड में हुआ है, एज वेल एज उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये आपको ध्यान रखनी है। एंड बिफोर हिज रिटर्न ही रिकग्नाइज्ड आलमगीर सेकंड एज द एम्परर। तो उस टाइम पर जब फोर्थ अटैक के बाद व्हेन अहमद शाह अब्दाली रिटर्न, तो उस टाइम पर आलमगीर सेकंड जो था वो एम्परर था, और इमाउद्दौला को वजीर बनाया गया, और रोहेला चीफ जिसका नाम था नजीबुद्दौला, ही वॉज एज हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, एंड मीर बख्शी ऑफ द एम्पायर। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हेन अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड ओवर इंडिया, तो उस टाइम पर कौन मुगल एम्परर था, कौन वजीर था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये हमारे 4 अटैक थे। उसके बाद जब फिफ्थ इन्वेजन किया, सो अहमद शाह अब्दाली फॉट विद द मराठास, जिसको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कब हुई, 1761 में हुई। अब हम जानेंगे कि इसका रीज़न क्या था। इससे पहले अहमद शाह अब्दाली वाज अटैकिंग ओवर द एरिया ऑफ पंजाब, और फोर्थ अटैक में उसने दिल्ली वाले एरिया पर भी मार्च किया था, लेकिन मराठास से उसकी क्यों लड़ाई हुई। सो इसका रीज़न है अब्दाली वाज एनरेज्ड एट द आउस्टर ऑफ हिज सन तिमूर शाह फ्रॉम पंजाब। तो जो अहमद शाह अब्दाली का सन था तिमूर शाह, उसको जो है पंजाब वाले एरिया पर उसकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश थी। तो मराठास जो थे उन्होंने तिमूर शाह को जो है पंजाब से भगा दिया था, और इसी की वजह से ये मेन रीज़न था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का, विच हैपेंड इन 1761। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा है। तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले हम अवध के बारे में हमने पढ़ा था। सो सादत खान वॉज द रूलर एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद जो नादिर शाह था उसने उसको इम्प्रिजन कर लिया था 1739 में, सादत खान डाइड। उसके बाद हिज नेफ्यू सफदर जंग बिकेम द रूलर, बट ही डाइड इन 1754, ठीक है। उसके बाद सन ऑफ सफदरजंग शुजा उद्दौला बिकेम द किंग, एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ही साइडेड विद द अहमद शाह अब्दाली इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद 1764 में ही ऑल्सो फॉट द बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें कि ब्रिटिश फोर्सेस लेड बाय लॉर्ड क्लाइव, उसने जो है शुजाउद्दौला को हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। उसके बाद 1801 में अवध जो है वो सब्सिडरी अलायंस में शामिल हो गया, एंड देन 1856 में अवध जो है दैट वाज मर्ज्ड विद ब्रिटिश एम्पायर। सो इस तरीके से आपको ये टाइमलाइन ध्यान रखनी है। देन बंगाल का जो एरिया था वहाँ पर मुर्शिद कुली खान जो कि दीवान था बंगाल का, कब, 1700 में। उसके बाद 1719 में उसको उड़ीसा की भी दीवानी दे दी गई।
देन उसके बाद शुजाउद्दीन बिकेम द रूलर, और 1733 में शुजाउद्दीन को जो है बंगाल और उड़ीसा की दीवानी तो उसके पास थी ही, उसको बिहार की भी दीवानी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद सरफराज खान बिकेम द रूलर, एंड देन सरफराज खान के टाइम पर 1740 में जो डेप्यूटी गवर्नर था सरफराज खान का, दैट वाज अली वर्दी खान। सो अली वर्दी खान जो है उसने सरफराज खान को डिफीट करके ही बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। आफ्टर अली वर्दी खान मिर्ज़ा मोहम्मद शुजाउद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, और शुजाउद्दौला जो है ही फेस द लॉर्ड क्लाइव एट द बैटल ऑफ प्लासी। देन अब हम हैदराबाद के स्टेट की डिस्कशन करेंगे। सो चिनखुलिज खान जो है ही फाउंडेड द स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724। उसके बाद नासिर जंग बिकेम द रूलर, देन मुजफ्फर जंग बिकेम द रूलर, देन सालर जंग बिकेम द रूलर, जिनकी रेन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या क्या हुआ था, आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है। और देन 1798 में हैदराबाद को जो है सब्सिडरी अलायंस में शामिल कर लिया गया। सो दिस वाज द टाइमलाइन ऑफ हैदराबाद। देन हम मैसूर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो वोडिया डायनेस्टी का रूल था मैसूर के ऊपर, लेकिन उनका जो कमांडर था, आर्मी कमांडर हैदर अली, ही स्टैब्लिश्ड हिज अथॉरिटी ओवर द मैसूर इन 1761। और इसके टाइम पर जो है हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान के टाइम पर 4 बैटल्स हुई थी। सो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी 1767 से 1769 के बीच, जो कि एंड हुई थी बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास। देन सेकेंड बैटल हुई कब, 1780 से 84 के बीच में, जिसमें कि हैदर अली डाइड, एंड दिस वॉर वॉज एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। देन थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई कब, 1786 से 92 के बीच में, जिसमें टीपू वॉज डिफीटेड, एंड दिस एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम। देन फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1799 में, जिसमें कि टीपू सुल्तान डाइड, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, मैसूर, इसका रिजल्ट क्या हुआ, मैसूर वाज इंक्लूडेड इन सब्सिडरी अलायंस। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरीके से जो पूरी टाइमलाइन है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए एज अ स्टोरी, तभी आपको ये वाला चैप्टर जो है पूरी तरीके से समझ आएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि यूरोपियंस किस तरीके से इंडिया में आए और किस तरीके से उन्होंने एक एक स्टेट को जो है एनेक्स किया, वो आपको तभी समझ आएगा जब ये टाइमलाइन आपके पूरे दिमाग में होगी। और इसको आपको बार बार, अगर आपको नहीं याद है तो बार बार इसको रिवाइज करना है, स्पेशली इस स्लाइड को, जिसमें मैंने एक साथ आपको कंपाइल करके दिखा दिया है कि किस तरीके से रूलर्स थे इन सारे स्टेट्स में। अब हम देखेंगे कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं इन द पास्ट, इन द प्रीवियस ईयर्स। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1998, और इस क्वेश्चन में हमारे पास टाइम दिया हुआ है और उसके साथ साथ दूसरी लिस्ट में बैटल्स और कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और हमें उनको मैच करना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो टाइम पीरियड है, कोई भी पर्टिकुलर इवेंट है तो उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेडिवल हिस्ट्री में, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्रोनोलॉजी बेस्ड जो होते हैं, ठीक है। तो इस सब के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम पीरियड गिवन है विच इज़ 1556। तो 1556 में इनमें से क्या हुआ था, सो एक्सेशन टू अकबर, अकबर जो है दैट बिकेम द रूलर इन 1556। सो जो ए है दैट इज मैच टू 5th, ठीक है। सो 1556 में एक्सेशन ऑफ अकबर हुआ, तो इससे जब हमें पता है ए इज मैच टू 5, तो हम ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा, अभी हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा नहीं है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन वी हैव रेड अबाउट द शिवाजी। सो डेथ ऑफ शिवाजी हुई कब, इन 1686। सो सी इज मैच टू 3, तो इसी से हमें पता चल जाता है कि सी इज मैच टू 3 एंड ए इज मैच टू 5। तो हमारा आंसर जो है, हम सी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, हमारा आंसर जो है
ऑप्शन बी है। और इसी से ही हमें पता चलता है कि जो नादिर शाह कैप्चर ऑफ दिल्ली, अभी मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद शाह था उस टाइम पर रूलर, और नादिर शाह ने अटैक किया था और बैटल ऑफ करनाल हुई थी, और उसी टाइम पर नादिर शाह कैप्चर दिल्ली, तो वो कब हुआ था? 1739 में हुआ था। सो दैट्स वाई डी इज मैच टू 2। तो इस तरीके से ये सारे जो है आपको पता होने चाहिए। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपने डेट पता है आपको, तो आपको कुछ भी कंसेप्ट नहीं यूज़ करना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस करके नहीं आना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2004, और इसमें हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। सो फर्स्ट है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में आप जैसे ही अहमद शाह अब्दाली को देखेंगे आप तुरंत ही इसको करेक्ट कर देंगे, बिकॉज अहमद शाह अब्दाली पार्टिसिपेटेड इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बट ही डिफीटेड मराठाज इन दिस बैटल एंड नॉट इब्राहिम लोदी। ठीक है, सो इसी वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड है, टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टीपू सुल्तान डाइड इन और किल्ड इन दी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड नॉट इन थर्ड। दैट्स वाई हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद थर्ड है, मीर जाफर एंटर्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। तो अगर आपने बैटल ऑफ प्लासी के बारे में ध्यान से पढ़ा है, सो दिस इज अ वेरी कॉमन स्टेटमेंट। आप बता ही सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दैट्स वाई हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रिकी स्टेटमेंट होते हैं, जैसे टीपू सुल्तान वाला जो है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2010, and the question is, what was the immediate reason for Ahmad Shah Abdali to invade India and fight the third battle of Panipat? So Ahmad Shah Abdali और मराठास के बीच जो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761 में। तो उसका इमीडिएट रीजन क्या था? तो मैंने आपको बताया था कि जो मराठास थे, दे आउस्टेड दी सन ऑफ अहमद शाह अब्दाली हु वाज तिमूर शाह। तो तिमूर शाह को जो है पंजाब वाले एरिया से आउस्ट कर दिया था किसने? मराठास ने। एंड दिस वाज द मेन रीजन फॉर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इसीलिए हमारा जो आंसर है दैट इज ऑप्शन 1, दैट इज ही वांटेड टू अवेंज द एक्सपल्शन ऑफ बाय मराठास ऑफ हिज वाइसरॉय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। सो ए इज द आंसर हियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1995, और इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मैप गिवन है और वहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। तो हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर कौन से जो है रूलर्स रूल करते थे। सो ये जो मैप है इसके बारे में मैंने आपको मराठा एम्पायर जब पढ़ाया था वहीं पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सिंधियाज, होलकर्स, गायकवाड्स और भोंसलेस जो हैं वो किन किन एरियाज पर रूल करते थे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सो जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट है, दिस वॉज द एरिया जहाँ पर सिंधियाज यूज टू रूल। ऑलराइट, देन हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड शो किया है, दिस वाज द एरिया फॉर होलकर्स। देन थर्ड है, दिस वाज द एरिया ऑफ गायकवाड्स, एंड ये जो एरिया है फोर्थ, दिस वाज फॉर भोंसलेस। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने मैप देखे हैं एनसीईआरटी वाली बुक में एज वेल एज जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी दिखाए थे, तो आप इजीली इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन ए हियर। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इजी एज वेल। Now next question is, this question came in the prelims of 2003, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है which one of the following statement is not correct। ठीक है, not correct, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन फर्स्ट है हमारे पास, अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज मुर्शीद कुली खान, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पिक किया गया स्टेटमेंट है कि मुर्शीद कुली खान जो था, ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे ट्रिकी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने हैं। किसी भी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम कि उसकी क्या क्या अचीवमेंट्स थी, ये उसी डायमेंशन में आता है। सो दैट्स वाई ए वाला जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज़ आवर आंसर विच इज़ नॉट करेक्ट। उसके अलावा जो हम यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स गिवन हैं वो सारे करेक्ट हैं। जैसे महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन्स एट लाहौर, दिस इज करेक्ट। सवाई जय सिंह ऑफ आम्बेर हैड यूक्लिड्स एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, मैंने बताया भी था। उसके साथ साथ सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन द श्रृंगेरी टेम्पल। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। सो बी सी डी आर करेक्ट, ए इज इनकरेक्ट, दैट्स वाई ए इज द आंसर हियर, बिकॉज हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था।
सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको समझ आया होगा किस तरीके से टाइमलाइन थी 18th सेंचुरी में, इंडिया की क्या सिचुएशन थी, और इसी से ही, इस टॉपिक से ही हम जो है आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर देखा जाए तो। और अगर आई होप कि इस तरीके की वीडियोस आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रही होंगी। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज आवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। अगला जो लेक्चर है उसमें हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।